नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। बिहार में कई नेताओं की सिक्योरिटी में उलटफेर हुआ है। तेजस्वी यादव की सिक्योरिटी घटाई गई है, वहीं बीजेपी जेडीयू के कई नेताओं की सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। नितिन नवीन जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, उनकी सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। वैसे ही संजय सरावगी की बात करें, ललन सिंह की बात करें, और तेजस्वी को जिस तरह से चुनाव के दौरान Y+ से Z सिक्योरिटी मिली थी, वो अब Z से Y+ हो गई है। इन तमाम विषयों पर उसके अलावा हम बात करेंगे RCP सिंह को लेकर, क्योंकि RCP सिंह को लेकर जिस तरह से पटेल समाज अब मोर्चा खोल दिया है और कह रहा है कि जिस तरह से श्याम रजक की अगर हम बात कर लें या आनंद मोहन की बात कर लें, कई ऐसे नेता हैं जो जेडीयू छोड़ चुके थे, लेकिन RCP सिंह अगर नीतीश कुमार से माफ़ी भी मांग रहे हैं, फिर भी उनकी एंट्री क्यों नहीं हो रही है। और उसके संयोजक जो हैं वो ललन सिंह पर भी कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं कि RCP सिंह शायद 2010 की तरह जेडीयू को मजबूत करने की दिशा में वो कदम उठा सकते हैं, और फिर इस तरह से एकजुटता जेडीयू में क्यों नहीं दिख रही है और ललन सिंह का बयान इस तरह से क्यों आ रहा है। उसके अलावा हम बात करेंगे कांग्रेस के विधायकों को लेकर, क्योंकि आज ही के दिन राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से कांग्रेस के 6 विधायक मिलने वाले हैं। तो उनके आला कमान की तरफ से क्या होता है, कितने स्ट्रिक्टली ये कहा जाता है कि विधायकों को क्या संदेश दिया जाता है, कितने स्ट्रिक्टली उनको कहा जाता है कि रोका जाएगा या नहीं। क्या नीतीश कुमार के साथ जो बात आ रही थी कि 3 विधायक उनसे बातचीत कर रहे हैं, क्या इन सब विषयों पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय सर। बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका। हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं RCP सिंह को लेकर, क्योंकि पटेल समाज एकजुट होकर सवाल उठा रहा है कि जब जेडीयू छोड़कर अरुण कुमार गए या आनंद मोहन गए, श्याम रजक गए, उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता गए, तो वो भी लौट के आ गए, लेकिन RCP सिंह की वापसी पर इतना विवाद क्यों है। और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार से तो RCP सिंह माफ़ी भी मांग चुके हैं, और क्या ये डर ललन सिंह का है। संयोजक शंकर प्रसाद ने यहाँ तक कहा कि ललन सिंह को डर हो गया है कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और RCP सिंह एक हुए तो जेडीयू 2010 की तरह मजबूत हो जाएगा और ललन सिंह का कद कम हो सकता है। देखिए, पटेल समाज तो चूड़ा दही भोज का आयोजन हुआ और भोजन आयोजन किया, और पटेल समाज ने मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को भी उस आयोजन में आमंत्रित किया, RCP सिंह को भी आमंत्रित किया। RCP सिंह गए भी, और मंच से जो उन्होंने बातें कही कि वो नीतीश कुमार जी के साथ मेरे रिश्ते 25 वर्षों के हैं, मैं उनकी हर बात का सम्मान करता हूं, उनके प्रति मेरे मन में रेस्पेक्ट है। ठीक है, आमने सामने मुलाकातें नहीं हुई नीतीश कुमार RCP सिंह में, लेकिन उस दिन चूड़ा दही भोज के बाद पटेल समाज को लगा होगा कि अब RCP सिंह की एंट्री हो जाएगी। ललन सिंह का एक बयान आया, जिस बयान ने लगा कि RCP सिंह की एंट्री पर विराम लगा दिया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति नीतीश कुमार को मिट्टी में मिला रहे थे, फिर उनको उस जेडीयू में आने की जरूरत क्या है। उन्होंने पार्टी को 71 से 43 पर ले आया, फिर उनकी जरूरत क्या है जेडीयू में। लेकिन निर्णय तो लेना है नीतीश कुमार जी को ना। नीतीश कुमार जी किनको पार्टी में लाएंगे, किनको पार्टी से निकालेंगे। जब नीतीश कुमार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नीतीश कुमार सूबे के मुख्यमंत्री हैं, तो फिर ललन सिंह बयान दे सकते हैं, लेकिन ललन सिंह के चाहने और नहीं चाहने से RCP सिंह की एंट्री रोक दी गई है, ऐसा मुझे नहीं लगता है। बड़े मंजे हुए खिलाड़ी हैं नीतीश कुमार, और फायदे नुकसान का पूरा ध्यान रखते हैं। वो पटेल समाज को भी कहेंगे कि आप भी बोलिए, ललन सिंह को कहेंगे कि आप भी बोलिए। ये नीतीश कुमार जी का स्वभाव रहा है कि हमेशा आमने सामने की दूरी बनाए रखते हैं ताकि संतुलन बना रहे, और नीतीश कुमार के तरफ कहीं कोई इशारा ना हो कि नीतीश कुमार ऐसा कर रहे हैं। हमेशा वो दूसरे को ट्रांसफर कर देते हैं। पटेल समाज की मांग कल कहेंगे कि हाँ, पटेल समाज ने
इतना जोर दिया कि अंत में हमको आरसीपी सिंह को शामिल कराना पड़ा। देरी इस बात की हो रही है कि आरसीपी के आने से इनकी पार्टी को और नीतीश कुमार को क्या फायदे होंगे, इसका नफा नुकसान का कैलकुलेशन कर रहे हैं। इसलिए ललन सिंह से बयान दिलवा करके थोड़ा उस पर विराम लगा दिए हैं कि अच्छा आपको तो लेंगे ही, लेकिन अभी थोड़ी देर के बाद लेंगे। क्या लगता है कि ललन सिंह बयान दे देंगे और नीतीश कुमार आज चाह लेंगे कि आरसीपी सिंह की एंट्री हो, तो पटेल समाज को मांग करने की जरूरत है। आज आरसीपी सिंह आ जाएंगे जेडीयू में, तो नीतीश कुमार कोई भी फैसले लेते हैं सोच समझ करके, और गठबंधन बदलने को लेकर के भी जो उनके फैसले थे वो भी ठीक रहा, वो दूसरे पर फोड़ते हैं। कई बार उन्होंने मंच से कहा, अरे हम तो इन्हीं के कहने पर उस जगह चले गए थे, मतलब हमारी इच्छा नहीं थी वहां जाने की, लेकिन चूंकि इन लोगों ने मुझे समझाया कि वहां जाना चाहिए, ये गठबंधन बदल लेनी चाहिए, इसलिए मैंने गठबंधन बदल लिया। नीतीश कुमार इतने भी नादान नहीं है कि इनके साथ रहने वाले 2-3 लोग जो समझा देंगे और ये समझ जाएंगे। निर्णय नीतीश कुमार का होता है, लेकिन ठीकरा ये दूसरे पर हो। आरसीपी सिंह को लेंगे पार्टी में, जब आरसीपी ने देख ही लिया, अलग अलग अपनी पार्टी बनाए, बीजेपी के साथ रहे, फिर वो जनसुराज में गए, उनकी बेटी चुनाव लड़ी, चुनाव में भद्द पिट गई, तो आरसीपी सिंह को लगता है कि चलो अब फिर नीतीश कुमार के साथ ही आना, कम से कम 5 साल के लिए तो नीतीश कुमार है, जब 85 सीट लेकर के जेडीयू आ गई है तो। और आरसीपी को पता है कि उस पार्टी में मेरा कैसा प्रभाव रहा है, फिर हम रिश्ते को सब नॉर्मल कर लेंगे। तो आरसीपी सिंह चाहते हैं। नीतीश कुमार कब चाहेंगे इस पर निर्भर करता है, वो पटेल समाज के मांग करने से और ललन सिंह के इस तरह के बयान देने से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। निर्णय नीतीश कुमार जी का होता है। नीतीश कुमार जी जब निर्णय ले लेंगे, आरसीपी सिंह आपको दिखेंगे जेडीयू में। ललन सिंह को लेकर, ललन सिंह और इसके अलावा बिहार सरकार में मंत्री हैं श्रवण कुमार, उन्होंने भी इस तरह से बयान दिया था, लेकिन कहा जा रहा है कि आरसीपी सिंह जो है वो निशांत के क्लोज हैं, और निशांत कुमार की अगर एंट्री हो जेडीयू कराना चाहती है तो उसके लिए निशांत चाहते हैं कि आरसीपी पहले आए, और साथ में वो लोग एक तरह से गुरु की तरह निशांत कुमार मानते हैं आरसीपी सिंह को। नहीं, आरसीपी सिंह का तो पारिवारिक संबंध रहा ही है ना नीतीश कुमार के साथ। यूपी कैडर के वो आईएएस ऑफिसर थे। जब नीतीश कुमार रेल मंत्री थे, उसी समय नीतीश कुमार के बजाबते वो सेक्रेटरी के तौर पर वो जुड़े थे नीतीश कुमार जी से। दोनों एक ही जिले के नालंदा के रहने वाले हैं। तो निशांत, आरसीपी सिंह, नीतीश कुमार, इन लोगों के बीच में एक पारिवारिक रिश्ता तो है ही ना। और आरसीपी को निशांत क्यों नहीं पसंद करेंगे? और निशांत को अगर प्रमोट करना होगा, निशांत को अगर कोई बड़ी जिम्मेवारी देनी होगी, तो आरसीपी सिंह रहेंगे तो स्वाभाविक है कि एक ताकत तो मिलेगी, बढ़ेगी ही। तो निशांत की जब ताजपोशी होगी, निशांत की जब जिम्मेवारी दी जाएगी, मैं तो कह रहा हूँ कि अगर नीतीश कुमार को लग जाएगा कि अब निशांत को हमें एक प्लेस करना है और उस प्लेसमेंट में आरसीपी सिंह की बड़ी भूमिका होगी, कल ही माहौल बन जाएगा, कल ही आरसीपी सिंह आ जाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार क्या सोच रहे हैं, कब निशांत को आपको प्लेस करेंगे, ये तो नीतीश कुमार को पता होगा। तो नीतीश कुमार जब उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे ही दिया है आरसीपी सिंह कि हाँ मुझे अब जेडीयू के साथ फिर जुड़ने में कोई आपत्ति नहीं है, तो अब तो इधर से ग्रीन सिग्नल का इंतजार है ना। एक तरफ से तो बात बनी गई है, पटेल समाज मांग कर ही रहा है, तो एक है कि भाई पटेल समाज का दबाव था और आरसीपी सिंह को फिर अगर पुराने घर में लौटाने की बात चल रही है तो क्यों न लौटा दिया जाए, कह करके नीतीश कुमार फिर एक माहौल बना देंगे। तो मैं मानता हूं कि निशांत का प्लेसमेंट हो, निशांत की नजदीकियां हो आरसीपी सिंह के, ये सारी बातों के साथ मैं इस बात में जरूर ये करता हूं कि नीतीश कुमार क्या चाहते हैं और कब चाहते हैं और कैसे चाहते हैं, और आरसीपी के आने से फिर नीतीश कुमार को कितने फायदे होंगे, नीतीश कुमार को कितने, अभी अपने वो नीतीश कुमार हैं जो ललन सिंह पटना में है उनके घर पर चले जाते हैं,
उनसे बात करते हैं तो ललन सिंह के साथ एक बहुत अच्छे रिश्ते तो है नीतीश कुमार के, लेकिन ललन सिंह ही तय करेंगे ऐसा भी नहीं है। पावर सेंटर वो एक जगह बनने नहीं देते हैं, वो हमेशा बना करके रखते हैं दोनों ध्रुव पर। आप कभी आरसीपी सिंह पावर के केंद्र थे जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, केंद्र सरकार में मंत्री भी थे, और ललन सिंह इस बात की नाराजगी थी कि उन्होंने प्रतिनिधित्व की बात, समानुपातिक प्रतिनिधित्व की ही बात तो की जा रही थी उस समय भी, कि अगर बीजेपी के इतने नेताओं को केंद्र में मंत्री बनाया गया तो जेडीयू से जीते हुए इतने सांसदों को मंत्री क्यों नहीं बनाया गया। इसी बात को तो लेकर के थी, लेकिन आरसीपी सिंह अकेले मंत्री बन गए थे। ललन सिंह उस समय ठगे हुए महसूस कर रहे थे। ललन सिंह गए थे उपेंद्र कुशवाहा के घर पर, उनके साथ उनकी बैठकें चली और फिर कैसे कैसे पार्टी से किनारे कर लगाए गए आरसीपी सिंह, सबको पता है। तो निर्भर करता है कि नीतीश कुमार किस दिन मन बना लेंगे, तैयार हो जाएंगे। निशांत बहुत अच्छा पसंद करते हैं, बहुत चाहते हैं, उनको अपना अभिभावक का एक स्वरूप उनमें देखते हैं, वो सारी बातें सही है। लेकिन क्या लगता है कि नीतीश कुमार जब नहीं चाहेंगे तो निशांत के चाहने से आरसीपी सिंह की वापसी हो जाएगी। आरसीपी सिंह की वापसी होगी, लेकिन नीतीश कुमार वक्त भी तय करेंगे, दिन भी तय करेंगे, और कब और कैसे उनको बुलाना है, कैसे पार्टी में लानी है, ये नीतीश कुमार तय करेंगे। थोड़ा इंतजार कीजिए। अभी ये पटेल समाज की मांग और ललन सिंह का बयान दोनों साथ साथ चलेगा, लेकिन नीतीश कुमार इस मामले में इतने माहिर खिलाड़ी हैं कि वो हर को जब जोड़ते भी हैं तो इतना डाउनसाइज करके, इतना उनका कद को छोटा करके जोड़ते हैं कि फिर वो कोई बड़ी बात, बड़ी मांग, बड़े पद की बात न करने लगे पार्टी में आकर के। इसलिए नीतीश कुमार थोड़ा इंतजार कर रहे हैं। सर, बिहार में नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा फेरबदल किया गया है। कुछ नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई गई है तो कुछ की घटाई गई है, और तेजस्वी यादव की अगर हम बात करें तो उनकी सुरक्षा घटाकर Z से Y+ कर दी गई है। चुनाव से पहले उनकी सुरक्षा हमने देखा था कि Y+ से Z की गई थी, तो फिर से कम कर दी गई है। राजेश राम की बात करें तो पूरी तरह से उनकी सुरक्षा हटा ली गई है, और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, जेडीयू सांसद ललन सिंह, और बिहार बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं संजय सरावगी, और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, उनको Z कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। गिरिराज सिंह की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है, Y से Y+ कर दी गई है। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि किस आधार पर ये होता है, और क्या ये सुरक्षा बदलाव सिर्फ खतरे के आकलन पर आधारित है या कुछ इसमें सत्ता समीकरण की भी इसमें भूमिका रहती है? देखिए, व्यवहारिक तौर पर तो इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर सुरक्षा दी जाती है, और ये जो Z+ है या Y है या Y+ की जो सुरक्षा की कैटेगरी है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है। पैरामिलिट्री फोर्सेज होते हैं जो कई लेयर में नेताओं को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये सब कुछ निर्भर करता है कि इंटेलिजेंस इनपुट उनके खिलाफ क्या है, और वो जो एजेंसियां होती हैं वो प्रायोरिटी तय करती है कि भाई कहाँ से इनको धमकी मिल रही है, कहाँ से इनका। और चूंकि सरकार भी इसका, जो उनके यहाँ भी जो स्पेशल ब्रांच के लोग होते हैं वो रिपोर्ट करते हैं। सेंट्रल एजेंसी के लोग तो करते ही हैं, इनपुट कलेक्ट करते ही हैं। स्टेट का भी जो है वो इनपुट उनको मिलता है कि हाँ इनकी जान को खतरा है, इसके आधार पर ये सिक्योरिटी तय होता है। लेकिन जो दूसरा पक्ष है वो है कि जो पार्टी सत्ता में रहती है इसका फायदा उठाती है। अब क्या करना है, उनको इंटेलिजेंस से 4 रिपोर्ट उनको दिलवा देनी है कि हाँ इनके जान पर खतरा है, ये हो सकता है, तो चलो इनको जेट सुरक्षा। और होम मिनिस्ट्री इसको डिसाइड करती है। जब सेंट्रल इनपुट या इंटेलिजेंस इनपुट और सेंट्रल लेवल पर जब ये सब चीजें आती हैं तो फिर होम मिनिस्ट्री इसको तय करती है कि इनको किस कैटेगरी में रखनी है सुरक्षा की। आपके जो सवाल है कि क्या सत्ता पक्ष इसका फायदा उठाती है, बिल्कुल फायदा उठाती है। किन्हीं के साइज को डाउनसाइज किया जाता है या सुरक्षा घटा दी जाती है, मतलब इन पर कोई खतरा नहीं है इसलिए इनको हम हटा दिए। बिल्कुल ऐसा हुआ। मंगल पांडे बंगाल के प्रभारी और बंगाल में चुनाव है, तो उनको सुरक्षा दी गई होगी कि चलिए इनको बंगाल देखना है तो मंगल पांडे जी को ये करें। संजय सरावगी को दिया गया होगा, प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं तो उनको ये बढ़ा दिया गया। ललन सिंह
अब बीजेपी के कितने चहेते बने हुए हैं ललन सिंह सबको पता है। तो ललन सिंह की सुरक्षा बढ़ा दी गई होगी कि भाई हाँ, इन पर भी इस तरह के खतरे हैं। और ललन सिंह के जो बयान इस समय आ रहे हैं, बड़ा मिलते जुलते हुए बयान आ रहे हैं बीजेपी से। अभी कुछ दिन पहले ही तो मुंगेर में एक बयान में उन्होंने कहा था कि एनडीए के लोग इस भ्रम में न रहें कि मुसलमानों का वोट आपको मिलता है, ये लोग वोट आपको नहीं करते हैं। ये भाषा जेडीयू की भाषा नहीं थी, ये भाषा बीजेपी की भाषा थी। लेकिन ललन सिंह जब इस भाषा में बोलने लगे तो बीजेपी को लगा कि अरे ये तो हमारी ही भाषा में बोल रहे हैं। और नरेंद्र मोदी के साथ, अमित शाह जी के साथ बड़े ही उनके अच्छे रिलेशंस हैं, तो ललन सिंह को भी ये जेड सिक्योरिटी मिला। तो जो सत्ता में पार्टियां होती हैं केंद्र में, चूंकि 26 में चुनाव है 5 राज्यों का, तो तमिलनाडु, केरला, पांडिचेरी, असम और बंगाल। तो बंगाल और असम तो बिहार से मिलता है ना, हो सकता है कि इन लोगों को टास्क दिया जाए कि जरा बंगाल का चुनाव देखिए, आसाम का चुनाव देखिए, दक्षिण भारत की भी जिम्मेवारी दी जा सकती है। तो इसकी वजह से चूंकि इनके पास ऑलरेडी सेंटर से ये सिक्योरिटी मिली हुई है, तो कहीं भी जा करके काम करने में इनको कोई असुविधा नहीं होगी, तो इस वजह से इनको बढ़ाया गया। हाँ, तेजस्वी जी को भाई सिक्योरिटी कर दिया गया, तो इसलिए कर दिया गया कि हो सकता है कि इंटेलिजेंस इनपुट इन लोगों ने लिया होगा कि अब कोई ऐसी बात नहीं है कि उनको कोई जान का खतरा है, बाई सिक्योरिटी से भी उनका काम चल जाएगा। लेकिन होता है ये राजनीतिक निर्णय, स्पष्ट शब्द में ये समझिए, ये निर्णय राजनीतिक होता है। और वो जो उसकी प्रक्रिया है, प्रोसेस है, प्रोसेस तो करा लिया जाता है या कर लिया जाता है कि भाई 5 जगह से रिपोर्ट करवा दीजिए इनके बारे में कि हाँ इस तरह के संकेत हैं, और उसके आधार पर चीजें तय हो जाती हैं। तो ठीक है, मिलना चाहिए। कोई भी सार्वजनिक और सामाजिक जीवन में और बतौर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना, सुरक्षा बढ़ाना, सुरक्षा घटाना, ये सब जो Z/Y+ की बात है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है। और सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर ऐसा लगता है तो ठीक है, उनका निर्णय है। अब किस इंटेलिजेंस इनपुट पर ये निर्णय लिए हैं वो तो चीजें डिस्क्लोज होगी नहीं। हम लोग बात कर सकते हैं कि हाँ ऐसा बढ़ा दिया, हो सकता है उनके पास कोई सही ही इनपुट हो, उनके बारे में कुछ इस तरह की बात हो जिसको लेकर के इनकी सुरक्षा बढ़ाई गई हो, और किन्हीं के बारे में इंटेलिजेंस ये इनपुट दिया होगा कि नहीं अभी इनके ऊपर इस तरह का कोई खतरा दिख नहीं रहा है, इसलिए अगर इनकी सुरक्षा घटा भी दी जाए तो कोई इसे फर्क नहीं पड़ता है। तो इंटेलिजेंस इनपुट क्या है, ये तो बड़ा सीक्रेट पार्ट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और उसको तो डिस्क्लोज करती नहीं है। निर्णय इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर ही होता है, तभी सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर फैसला लेती है और होम मिनिस्ट्री फिर उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। खास करके सीआरपीएफ के जवान होते हैं जो कई लेयर में होते हैं, और भी उसमें कई पार्ट हैं। कभी हम लोग विस्तार से बात करेंगे तो उस लेयर में कितने लेयर में सिक्योरिटी होते हैं, कैसे होते हैं, इस पर हम लोग कभी विस्तार से बात करेंगे। सर, बिहार कांग्रेस के 6 विधायक जो हैं वो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से बातचीत करने वाले हैं। तो सवाल यही उठ रहा है कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई? दही चूड़ा भोज में एक भी विधायक का सदाकत आश्रम में नहीं जाना, फिर वो नाराज़गी जो दिखी जिस तरह से मनरेगा में भी के टाइम भी 3 विधायक वहाँ पे 2-3 विधायक नहीं गए थे, जिसके बाद राजेश राम ने कहा था कि अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है आपको, क्या जो इनपुट आ रहा था बीच में इस तरह की बात आई थी कि नीतीश कुमार से 3 विधायक जो हैं वो संपर्क में हैं, तो अगर सब कुछ ठीक रहता है तो फिर ये नौबत क्यों आई कि दिल्ली तलब किया गया, 6 विधायक को बुलाया गया और बातचीत आला कमान से बातचीत करने की बात आ रही है सामने? नहीं, बहुत सामान्य स्थिति रहती तो आखिर दिल्ली तलब क्यों किया जाता? ये 6 विधायक दूरी तो बनाए ही हुए हैं ना पार्टी से। पार्टी ने कई बार सामूहिक कार्यक्रम किया जिसकी चर्चा आप कर रही हैं। मनरेगा को लेकर के सड़क पर निकली पार्टी, नहीं दिखे। चूड़ा दही के भोज में नहीं दिखे। और भी कई कार्यक्रम थे जिसमें इन्होंने दूरी बनाए रखा। तो नाराजगी तो साफ दिख रही है। अभी तक इनका विधायक दल का नेता नहीं चुना गया है, जबकि बिहार विधानसभा का एक सेशन हो भी चुका है। तो
नजदीकियां किनके साथ इनकी है इसके बारे में तो मुझे कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन दूरी तो साफ साफ दिख रही है। बिल्कुल। और इसी दूरी को लेकर के ये संदेश और ये संवाद आला कमान तक पहुंचाया गया, वहां से तलब किया गया है। हो सकता है कि वहां जाकर के ये विधायक अपनी नाराजगी बताए कि हाँ हमारी क्या नाराजगी है, हम क्यों पार्टी से दूरी बनाए हुए हैं, अध्यक्ष से उनकी नाराजगी है, जो बिहार के प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू उनसे नाराजगी है, या वो पार्टी के साथ न रह के कहीं और आशियाना तलाश रहे हैं। वो तो आज की बैठक के बाद पता चल जाएगा ना कि क्या आला कमान के बुलाने के बाद भी ये 6 विधायक वहां गए या नहीं गए। अगर गए तो क्या उन्होंने कोई निकल करके प्रेस को ब्रीफ किया कि हाँ हमारी नाराजगी थी, आला कमान से मुलाकात होने के बाद हमारी नाराजगी अब दूर हो गई है, हम पार्टी के लिए काम करेंगे, पार्टी के साथ रहेंगे। तो कांग्रेस अंदरूनी कलह से गुजर रहा है और वो जो कलह है वो बड़ा सरफेस पर आ गई है। कभी कोई नेता के खिलाफ कोई बयान दे सकता है, कुछ भी कह सकता है। संगठन कांग्रेस की बहुत धारदार बिहार में नहीं है, कमजोर है। लेवल पर प्रदेश स्तर पर भी कोई सांगठनिक ढांचा ऐसा नहीं है और थोड़ा अनुशासन का अभाव तो दिखता ही। चुनाव के बाद, चुनाव के पहले भी जिस तरह से सदाकत आश्रम में धरना प्रदर्शन वो कांग्रेस के लोग ही कर रहे थे अपनी पार्टी। टिकट बंटवारे के टाइम हमने देखा था कि अखिलेश प्रसाद का गुट एक अलग चल रहा था, राजेश राम और कृष्णा अल्लावरू का गुट एक अलग चल रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। और भी एक गुट है जो गुट दूरी बनाए हुए था, जिनको टिकट नहीं मिला और उन्होंने कहा कि टिकट बेच दिया गया जी। और गले में तख्ती लगा करके सदाकत आश्रम के गेट पर ही बैठे हुए थे। तो गुटबाजी बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि सतह पर आ गई है और पब्लिक डोमेन में गुटबाजी आ गई है। ये 6 विधायकों को सत्ताधारी पार्टी ने प्रलोभन दिया होगा, वहां क्या मिलेगा 5 साल आपको संघर्ष करने के अलावा, आ जाइए मंत्री बना देंगे, कोई बड़ी जिम्मेवारी दे देंगे, आपके क्षेत्र का विकास होगा। जब क्षेत्र का विकास होगा तो 5 साल के बाद जनता आपको फिर से चुन लेगी, हम अपनी ही पार्टी से आपको चुनाव लड़ा देंगे। और कांग्रेस टूटते रही, पहले भी अशोक चौधरी जो अभी खास बने हुए हैं नीतीश कुमार के, ये भी तो कभी कांग्रेस के अध्यक्ष थे और ये 4 विधान पार्षद को लेकर के ही चले गए थे वहां। तो इस तरह की चीजें वहां होते रहती है कांग्रेस में। तो आज की बैठक और आज की मीटिंग के बाद विधायकों का क्या रिएक्शन आता है, इसके आधार पर हम लोग बात करेंगे कि हाँ सुलह हो गया, आला कमान ने इनको सलटा लिया कि हाँ ये नाराज चल रहे थे, नाराजगी की ये वजह थी, वो नाराजगी दूर कर दी गई, या ऐसी स्थिति बनी कि जिसमें कि कांग्रेस के विधायक वहां भी दूरी बना लिए। मतलब मान लिया जाएगा कि अब ये बगावत पर उतर गए हैं और कोई कहीं और आशियाना तलाश रहे हैं और उस तरफ ये रुख करेंगे। थोड़ा हम लोग आज तक इंतजार कर लें, फिर हम लोग बात करेंगे इस पर कि हाँ कांग्रेस के 6 विधायकों का क्या रुख रहा। बिल्कुल, हम बिल्कुल अपने दर्शकों को ये अपडेट देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।